नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं आपके साथ दशरथ सिंह। राजस्थान में इस वक्त बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों को परेशान कर दिया है और किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कई किसानों की जो फसलें पानी में डूब गई हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हैं भीमराज जाखड़ जी। उनसे बातचीत करेंगे। जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो गई है। कई जगह ओले की जिस तरह से बारिश हुई है ना कहीं किसान बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए सर, जो इस समय हालात हैं उस हालात में किसान राम से भी लड़ रहा है और राज से भी लड़ रहे हैं। और मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये किसान को वो कौम है, वो कभी बैक होना नहीं जानती है, वो लड़ना जानती है, संघर्ष करना जानती है, मौसम से लड़ती है, राज से लड़ती है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार और किसानों को जिन फसलों की खराबा हुआ है, कटी हुई फसलें हो या खड़ी हुई फसलें हो, क्योंकि फसलों के पकाव का समय, इन दोनों को गिरदावरी करा के तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिलाए। जिन किसानों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन किसानों के मवेशी मारे गए हैं, जन हानि भी हुई है, जैसे कल जयपुर में 2 कैजुअलिटी हुई, तो उनको भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनसे भी आप गिरदावरी करा के तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और दूसरी बात, और जो पीछे बारिश हुई थी जिसके अंदर खरीफ की फसलें बर्बाद हुई, बाग के बाग बह गए थे, उनका भी मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से यदि मुआवजा दिलाती है तो राहत मिल पाई, बाकी सरकार से उम्मीद कम है, क्योंकि पिछला मुआवजा भी नहीं हुआ। 2021 का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बकाया है वो भी पेंडेंसी चल रहे हैं, 2023 का भी पेंडेंसी चल रहे हैं। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि सरकार कहाँ खड़ी है और क्या उन किसानों को मुआवजा मिल पाया? जिन किसानों के नुकसान हुआ, प्रभारी मंत्री दौरा करने गए तो उनको मुआवजा मिला? क्या उन किसानों को मुआवजा मिला जहां भजन लाल जी हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे? सवाल वही खड़ा है कि आखिर सरकार किसानों से चाहती क्या है। आप किसान परिवार से आते हो। किसानों की जो बहुत ही मेहनत जो होती है बड़ी होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात में किस तरह की मेहनत करते हैं और इसकी बेमौसम की बारिश से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पैसा लगाते हैं, कर्ज लेकर लगाते हैं। आप किसानों को बहुत अच्छे से समझते भी हो। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी ये आपूर्ति हो कहीं ना कहीं? देखिए सर, सरकार को जो तत्काल प्रभाव से मुआवजा है वो तो इमीडिएट जारी करना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि सरकार का प्रशासनिक अमला है, गिरदावरी करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो जिन किसानों ने प्रीमियम कटा रखा है प्रधानमंत्री फसल, उनको तो वैसे मुआवजा देना, बाकी सरकार को देना चाहिए, ये सब सरकार का है। और दूसरी बात सरकार की यह है कि जो उन्नत बीज है बढ़िया क्वालिटी को देना चाहिए, और जो सब्सिडियां है वो तत्काल प्रभाव से जारी करनी चाहिए। और अमेरिका के साथ जो यूएस ट्रेड डील हुई है उससे किसानों को आज नुकसान हो रहा है, और जो ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा है, जो अमेरिका भी इजराइल के साथ है, उससे भी किसानों को नुकसान है। जैसे अंगूर अपना रुक गया, अपने जो आपके सेब की खेती बर्बाद होने पे चली है, गेहूं को अपना बांग्लादेश ने अपना रोक दिया, इंडोनेशिया ने अपनी मूंगफलियां रोक दी, मसाले सिंगापुर ने बैन कर दिए। तो और जो एयरपोर्टों पे आज पोर्ट के ऊपर अपना जो चावल पड़ा है वो चावल भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहा। तो किसान तो चारों तरफ से पिट रहा है। सरकार को इसके अंदर तत्काल प्रभाव से अच्छे फैसले लेके और किसानों को हित में लेके आए, और जो सब्सिडी और जो मुआवजा वो तत्काल प्रभाव से जारी फसल बीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन फसल बीमा का पैसा पिछली सरकारों पिछली जो साल है वो नहीं मिल पाया है। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि जब पिछला पैसा नहीं मिला तो ये पैसा कैसे मिलेगा? एक बड़ी बात तो ये है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री लगातार दौरे करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से बीज की दुकानों पे गए, बड़ी बड़ी कारखानों पे छापे मारते हैं। क्या लगता है कि क्या उनका कुछ भला हो पाया इन चीजों से किसानों के लिए? देखिए, किरोड़ी जी तो अपने आप में दुखी हैं, और हम तो कहना चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से और भजन लाल जी से कि आप किरोड़ी जी का कहना तो मानिए, वो आपके कैबिनेट मंत्री है, सरकार का हिस्सा है। हम तो विपक्ष में, हमारा तो आवाज उठाना काम है, किसान संगठनों का आवाज उठाना काम है, मजदूर संगठनों का आवाज, उनकी छोड़िए। आप किरोड़ी जी ने जो काम किया वो तो आप लागू कर दोगे तो भी किसानों का थोड़ा बहुत बहुत भला होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो 32 FIR की थी किरोड़ी जी ने कहने पे प्रशासन, उन 32 FIR में जांच कहां तक पहुंची, कितनों के चालान हुए, कितनों के लाइसेंस निरस्त हुए, और जो 90 लाइसेंस इन्होंने निरस्त करवाए थे, क्या वो 90 लाइसेंस जिनके निरस्त हुए वो लोग वापस मंडियों में काम कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं है। और किरोड़ी जी ने जो मुद्दे उठाए थे उनका सरकार ने जवाब नहीं दिया। और जो मुआवजा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुआवजा सरकारों की आप बात करें, ये केंद्र सरकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, और ये भूलवश कह दो या संजोगवश कह दियो गुजरात में लागू नहीं है, क्योंकि इसका 40 जो प्रीमियम होता है उसका 49% स्टेट देता है, 49% सेंटर देता है, और 2% काश्तकार देता है।
तो राजस्थान में कांग्रेस रही हो बीजेपी रही हो ये योजना चल रही है, बाकी गुजरात में नहीं है। पर हम तो ये कहना चाहते हैं उस योजना के माध्यम से जिन किसानों का प्रीमियम कटा है उनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिए, और जो क्रॉप कटिंग है उससे मुआवजा होना चाहिए, न कि सैटेलाइट से, क्योंकि इसके अंदर एक सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग का बड़ा इश्यू है, उसको भी रिजोल्यूशन करना चाहिए। और किसान बार बार आंदोलन कर रहा है, किसानों ने अपनी मांगे के रखी हैं, किसानों ने मुकदमे भी खाए हैं, फिर भी किसान संघर्ष कर रहा है, बॉर्डर पे अपने बेटे देता है और यहाँ देश से देश का भंडार, अन्न का भंडार भरता है। तो हम चाहते हैं कि किसानों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। देखिए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, इनकी मांग है। भाई दूसरी बात कर लेते हैं कि कल एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन हुआ, आरएसएस उत्थान, महिला उत्थान को लेकर कार्यक्रम कर रहा था। वो कह रहे हैं कि हमारा महिला उत्थान को लेकर कार्यक्रम था, तो ये प्रदर्शन किस बात का? देखिए, ये यहाँ एक अकेला राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है, डीयू के अंदर देख लीजिए, जेएनयू में क्या हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जामिया के अंदर लोगों ने क्या किया। तो मेरा सवाल यह है कि ये आरएसएस के जो लोग हैं वो इनको आरएसएस के निशानों पे नचाना चाहते हैं, और जो यहाँ भर्तियां कर रही है वो आरएसएस के लोगों की जा रही है, और इसी इशारों पे पहले आपको पता होगा कि हमारे एनएसयूआई के छात्र जैसे विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था, महेश सामोता था, ये लड़के जेल गए थे, जेल की हवा खा के गए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो तानाशाही रवैया अपना रहे हो ये अंग्रेजों ने भी अपनाया, आखिर हुआ क्या, गए ना, और आपका भी अंत है, ये तानाशाही का अंत होगा। और हमारे लड़के और लड़कियां जो जेलों में गए हैं, जब कैसे आपने एक एक लड़की को उठा के आपने जेलों में बैठा के आप उसको क्या बस्ती थाने में डिपोर्ट करते हैं, आप अशोकनगर भी रख सकते हैं। रात को छोड़ा गया, पहले आपने जेलों में ठोका। आरएसएस का मानस यह है कि वो संकुचित मानसिकता से शिक्षण संस्थाओं को खत्म करने पे तुला हुआ है, और जो पाठ्यक्रम है उनमें भी दिन प्रतिदिन ऐसे पाठ्यक्रम को बदलाव कर रहे हैं। तो एक विचारधारा मनुष्य समर्थित इस देश में और शिक्षण संस्थानों पे थोपने का काम करें। और जहां जहां आप विश्व की आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तानाशाही पढ़ेंगे, वो सबसे पहले शिक्षक संस्थान है उन पे हमला करता है, और वो काम आरएसएस कर रहा है। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि महिला विरोधी हैं और यूनिवर्सिटी से हमने परमिशन लेके ये सारा काम किया। तो यूनिवर्सिटी से परमिशन ली है तो छात्र आंदोलन कर रहे तो बातचीत कर लेते हैं। जब पुलिस कह रही है कि आप बातचीत के लिए, कोई सरकार का जनप्रतिनिधि आता छात्रों से बात कर लेता है। कल को इसके अंदर कोई बड़ी घटना हो जी, कौन जिम्मेदार है? पहले किसने रोका था? जब 3-4 दिन से छात्र कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और आप लाठी गोली और बट और बंदूकों से आप आवाज दबाना चाहते हो, कभी नहीं दबेंगी। छात्र और ज्यादा आक्रोशित हुए, और लास्ट के अंदर एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या हुआ, और आरएसएस की विचारधारा शिक्षण संस्थाओं में थोपना चाहते हो, तो इसका मतलब देश तानाशाही की ओर जा रहा है, पीछे जा रहा है। क्योंकि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आप यदि देखेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो धार्मिक भेदभाव के आधार पर अपना संस्थान चलाती हो, कहीं नहीं है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अपने देश को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। और जब देश को तानाशाही हावी करनी होती है तो इसी तरह के माहौल पैदा किया जाए। आप चाहे हिटलर को पढ़िए, नीरो को पढ़िए, मुसोलिन को पढ़िए, उन्होंने हमेशा शिक्षण संस्थानों और मीडिया पे हमला किया। वो काम आज की आरएसएस और मनुवादी विचारधारा कर रही है। किस तरह से देखते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? कोर्ट की भी टिप्पणी आई है सख्त, उन्होंने कहा है कि एक नोटिस जारी कर दिया है कि तय समय में क्यों नहीं सारी चीजें हुई जो हमने कहा था। क्या लगता है कि पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग का भी कार्यकाल बढ़ाया है, इसके पीछे मंशा क्या है? सर जी, इनकी मंशा साफ दिख गई, क्योंकि वो दोपहर हो जाती है, दिन ढलने लग जाता है। अब इनका दिन ढलने लग गया और लोगों को पता चल गया कि आज छात्र, नौजवान, बेरोजगार, महिला, दलित, आदिवासी पीड़ित, किसान, मजदूर कहाँ खड़ा है, हो क्या रहा है देश में? कहीं दिख नहीं रहा। क्या सरकार नाम की कोई चीज है क्या? कैसे आप देख रहे हो, रोज बमों की धमकियां आ रही है, कैसे तस्कर हावी हो रही है, पुलिस पे गोलियां चलाई जा रही है, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। तो ये पंचायत चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते कि इनको अपनी हार की बौखलाहट है, और दिन प्रतिदिन आगे टाइम निकालना चाहते हैं, और कुछ नहीं इनके पास। क्योंकि इनकी हार निश्चित है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा है, न मेडिकल में हो रहा है, न एजुकेशन में हो रहा है, न सिक्योरिटी में हो रहा है, न ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। तो इसलिए इनकी हार के डर से बौखलाई हुई ये पर्ची सरकार ये चुनाव नहीं करवा रही। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या आने वाले, क्योंकि अभी 5 राज्यों के, कई राज्यों के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से आगे क्या आम आदमी की जेब पर कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा इस तरह से? मिडिल ईस्ट के इस युद्ध से मैंने आपको बताया कि किसान वर्ग पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे का तबका इसके अंदर पिटा जाता है। मजदूरों का हालात, एलपीजी गैस के कारण जो प्लांट थे जिनमें लेबर काम कर रही थी, वो मजदूरों को लौटना पड़ा। दूसरी, एलपीजी के सिलेंडर आप नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे गरीब मजदूर हैं वो 4-4 हजार रुपए में कहाँ सिलेंडर खरीद रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, चावल का बता दिया, गेहूं का बता दिया, और अंगूर का बता दिया। ये प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते थे वो इस बंदरगाहों के ऊपर पड़े हैं। और जो खाड़ी देशों से जो फंड आता था, जिसके अंदर अपने सबसे ज्यादा राजस्थान में आता था, खाड़ी देशों से फंड आना, उस पर भी अपने को ब्रेक लगा। तो सबसे बड़ा इकोनॉमी जो प्रभाव पड़ेगा वो मजदूर और किसान के ऊपर पड़ेगा, और नौजवान के ऊपर पड़ेगा। और जो अपने संबंध थे वो संबंध तो खराब हुए ही हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
एक लास्ट सवाल यह है कि इंतजार शास्त्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार अलग अलग पिछले कार्यकाल के कार्यों को लेकर कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सवाल पूछ रहे हैं। वहीं एक जो मंत्री और विधायक या मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि, और उस पर बहस भी चल रही है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है पुत्रों को लेकर सरकार से दूर रखा जाए। क्या इस पर क्या राजनीति है इस पर? कुछ नहीं है, गहलोत साहब ने ये कहा था कि पुत्रों को सरकार से दूर रखा जाए। कैसे आपने देखा होगा इनके किन किन फाइलों के अंदर इनके नाम आए, इनके परिवार के जनों के, मैं नाम तो क्या क्या लूं, आप सब मीडिया बंदों को पता है। गहलोत साहब ने ये कहा था सरकार से दूर किया, सरकार में एक्सेप्ट करते हैं तो उसके अंदर भय और भ्रष्टाचार पैदा होता है। गहलोत साहब ने ये कहा था आप दूर रखिए। गहलोत साहब ने कहा था, उस बात को ये समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझे? क्योंकि भजनलाल जी नए नए। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र वैभव गहलोत को भी आपने आरसीए में, बिल्कुल, आरसीए जो डिफरेंट संस्था है उसके अंदर रहे थे, पर वो सरकार का हिस्सा नहीं। आरसीए अलग संस्था है, उन्होंने सरकार में दखलंदाजी नहीं की, न कभी सीएम हाउस में, उनका अलग मकान था, आज भी अलग है। उन्होंने कभी दखलंदाजी नहीं, कभी उनका मीडिया के अंदर बयान नहीं आया। कभी आप कह सकते हैं कि उस दिन आप एक बयान कोट करके बता दीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। यहाँ तो सर जी लूट की शूट चल रही है। ये भी कह रहे हैं कि आपस की लड़ाई कांग्रेस में है, इस वजह से आपस के नेताओं की इस वजह से ये लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस जब 1885 बनी तब भी एकजुट थी, आजादी के लड़ाई का आंदोलन था तब भी एकजुट थी, और आजादी की लड़ाई का दूसरा आंदोलन है अभी, तब भी कांग्रेस। ये बौखलाई हुई सरकार है। और गहलोत साहब 3 बार के तो मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार के सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इनको लेना चाहिए और गहलोत साहब से इनको सीखना चाहिए कि सर हमें राज चलाने के गुर तो दे दीजिए, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो इतना आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, भजनलाल जी आप क्लास ले लीजिए गहलोत साहब से और शिक्षा और दीक्षा लीजिए, फिर आप बयान दीजिए। देखिए हमारे साथ ये थे भीमराव जाखड़ जी, जो पीसीसी के प्रवक्ता हैं, जो खास बातचीत हुई किसानों को लेकर। कह रहे हैं कि किसानों के लिए उचित मुआवजे के लिए सरकार काम करे और जो फसल बीमा का पैसा है वो टाइम से सरकार दे, इसके लिए कोई योजना बने। ऐसे में और तमाम जो राजनीतिक मुद्दों पर उन पर भी खुलकर बातचीत हुई है। इन्होंने तमाम चीजों पर कहा कि पंचायती राज चुनाव जो सरकार नहीं करवाना चाहती, मंशा यही है कि 2.5 साल का कार्यकाल है, सरकार जनता के बीच में जाएगी तो कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरती दिखेगी इन मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, 1 तारीख से अभियान चला है हमारा, 1 अप्रैल से, और एआईसीसी के दिशा निर्देश अनुसार हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष और किसान नेता गोविंद सिंह डोटासरा रण के अंदर है, जूली साहब उनके साथ हैं, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एमएलए हो, एमपी हो, जिला अध्यक्ष हो, और एमपी कैंडिडेट, एमएलए कैंडिडेट, सब इसके अंदर आपको जो सड़कों पे देख रहे हैं। और हमारा अभियान जारी है। और हम इतना जरूर कहने का चाहते हैं कि भजनलाल जी जनता को अभी संभालिए, मौका नहीं तो ऐसे ही 2027 के अंदर ऐसा नहीं हो भजनलाल जी खुद के जामनी जब्त हो जाए। देखिए ये थे भीमराव जाखड़, तमाम बातचीतें हुई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से सीखिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस कब सड़कों पर उतरेगी। अब ये कह रहे हैं कि सड़कों पर हम सब लोग उतरेंगे किसानों के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।